देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, डिटर्जेंट के बारे में, और शायद उसमें हमने आपको क्या बता दिया था, सल्फेट। आज हम लोग देखेंगे सल्फोनेट। सल्फोनेट कुछ कराया था क्या, बताएं जरा। हाँ, नहीं हुआ नो था। सर। चलिए डालें आप सल्फोनेट्स, सल्फोनेट्स डालें फटाफट, कुछ खास नहीं है। और इसमें लिखिए अल्काइल सल्फोनेट्स। लिखिए फॉर दिस बी reacts alkane with mixture of SO2 and Cl2. Full stop. The product of this is alkyl sulfonyl chloride. Alkyl sulfonyl chloride. Alkyl sulfonyl chloride. Full stop. Alkyl sulfonyl chloride. Alkyl sulfonyl chloride on further reaction to base, give anionic detergent. ब्रैकेट में अल्काइल्स सल्फोनेट्स, अल्काइल सल्फोनेट। अल्काइल सल्फोनेट कर लिया भाई। आगे लिखेंगे अल्काइल ग्रुप हैव C14 to C16 कार्बन, यानी 14 से लेकर 16 कार्बन तक। ठीक है, ठीक है तो भाई रिप्लाई भी करते रहें, जागते रहें। आइए देखते हैं, ये है आपका R, ये H, और इसमें मैंने बोला कि C14 to C16, इसका रिएक्शन कराएंगे SO2 प्लस Cl2 से, ये आपका बनेगा RSO2 Cl प्लस HCl। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, RSO2Cl का रिएक्शन NaOH से कराएंगे और ये बन जाएगा RSO3Na प्लस, और ये माइनस, प्लस निकल जाएगा HCl। ये आपका बन गया। जैसे अपन क्या कहेंगे, अल्काइल सोडियम सल्फोनेट या अल्काइल सल्फोनेट। कार्बन के नंबर क्या होंगे, 14 से लेकर के 16 तक। तो ये आपका देखो, जैसे पानी में डालोगे
तो आपका Na+ हट जाएगा। तो इसका जो पोलर हेड ग्रुप है वो कैसा चार्ज लिया हुआ है, पोलर हेड ग्रुप पर कैसा चार्ज है, माइनस। इसलिए इस डिटर्जेंट का नाम क्या हो जाएगा बेटा, इस डिटर्जेंट को पर क्या बोलेंगे, एनायनिक डिटर्जेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर? चलो, इसके बाद दूसरा नेक्स्ट डिस्कस होगा कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट लिखो आप, द पोलर हेड ग्रुप, द पोलर हेड ग्रुप, द पोलर हेड ग्रुप bear positive charge, positive charge, full stop. This can be prepared by the reaction of alkyl chloride, alkyl chloride with fatty amine, fatty amine, इससे रिएक्शन कराएंगे, फैटी अमीन। आइए देखते हैं, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। देखो, ये मान लीजिए आपका फैटी अमीन है, सपोज फैटी अमीन, या ऐसे कर लो आप, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो, ये देखिए, ठीक है ना। ये आपका कौन सा अमीन है बेटा, 3rd डिग्री अमीन है, फैटी अमीन जिसको बोल रहे हो। इसका रिएक्शन किससे कराया, RCl से। कुछ नहीं करना है, इसका लोन पेयर इसको ट्रांसफर हो जाएगा और ये आपका ऐसे बनेगा। देखिए, इस पर प्लस और ये R लिंक कर गया और Cl- ऐसे नहीं। जब भी आप इसको डालोगे पानी में, ये आपका देखो, ये एक्टिव सेंटर है, पोलर हेड ग्रुप कैसा चार्ज रख रहा है, पॉजिटिव। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट्स। कॉपी करो। यानी जो इसका वाटर सॉल्युबल एंड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होगा। एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख ही लो। लिखें आप, द वाटर soluble, the water soluble end of, the water soluble end of cationic detergent, water soluble end of cationic detergent is
पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे दीज आर गुड डिटर्जेंट, दीज आर गुड डिटर्जेंट एंड मेनली यूज्ड एज फोमिंग, FOAMING, फोमिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट, फोमिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। चलिए इसके बाद बेटा लास्ट इस टॉपिक का अगला कर लो आप, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। लिखें इन दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट, इन दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट the water soluble end, the water soluble end is polar, is polar and can hydrogen bond with, and can hydrogen bond with water, full stop। such detergent, such detergent do not form salt with, do not form salt with metallic compound, metallic compound or with hard water, full stop। non ionic detergent, non ionic detergent have special advantages, special advantages over ionic detergent, ionic detergent for use as acidic and alkaline solution। यानी इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सीधा सीधा देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, एक आध दो आप बना लो। देखिए जैसे ये है आपका R और C डबल बॉन्ड OO, इस तरीके से, यानी एस्टर लिंक कर सकते हो आप। और ये हो गया तुम्हारा CH2, और ये हो गया, ये देखो CH2OH, CH2OH, CH2OH। अब देखो ये आपका क्या हो गया, देखो ये पूरा क्या हो गया, पोलर
हेड ग्रुप which can form H bond with वाटर, पानी से H बॉन्ड बना सकते। तो इसे अपन क्या बोलोगे, इसको आप लिखोगे क्या, ये आपका है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। बस उतार लीजिए एक एग्जांपल इसका, ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है आपका। जबरदस्त तरीके से पोलर हेड ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। सबको क्लियर है भाई? जागते रहें। ओके, अपने जिंदा होने का एहसास कराते रहें कि आप सभी क्या हैं, जिंदा हैं, यानी लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। क्योंकि समय की मांग है, हम जानते हैं कि डिटर्जेंट से कपड़ा साफ करने के बाद डिटर्जेंट नाली में जाता है, नाली से सीधा ये आपकी नदियों में जा रहा है, नदियों में जाने के बाद वहाँ के जलीय जंतुओं को क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। तो उससे बचने के लिए हम लोग किस प्रकार के डिटर्जेंट का यूज करते हैं, बाबा रामदेव वाला, यानी बायोडिग्रेडेबल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये काम इसका हो जाए और ये सीवेज ट्रीटमेंट में जाए तो वहाँ पर क्या हो जाए, इसका डिग्रेडेशन हो जाए और ये आपके जलीय जीवों को नुकसान ना पहुँचाए, यानी किसी को नुकसान ना पहुँचाए कम्युनिटी में। तो इस तरह से हम लोग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं हम लोग जनरली उस पर जाते ही नहीं। जैसे कह दिया जाए अभी कि भाई किसान को बोल दिया जाए कि देखो तुम अनाज जो पैदा कर रहे हो अब आप उसमें गोबर की खाद डालना, वो क्या कहेगा, नहीं साहब पैदावार नहीं होगी। क्योंकि हम चाहे जितना समझा लें उसके, वो क्या है, उसके ब्रेन में ही गोबर है, समझ ही नहीं पा रहा है कि भैया गोबर की खाद क्या है, अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में देखो इंसान हर प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा लॉजिक है उसका खान पान। क्योंकि जो अपन खा रहे हैं वो इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को भोजन पहुंचा सके तो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो अब पता लगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन भोजन सबको चाहिए, तो किसान क्या कर रहा है, जहाँ पर वो गोबर की खाद से 1 क्विंटल पैदा करता, अब वो यूरिया और ये सब केमिकल्स डाल करके 10-10 क्विंटल पैदा कर रहा है। तो हमारी भोजन की नीड भी है, तो ऐसे में आपको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, हेल्दी फूड आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए इंसान का जो लाइफ साइकिल है वो 60 साल क्रॉस करते करते क्या हो जाता है, दम तोड़ देता है और वो हाँफने लग जाता है कि साहब अब जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान इस धरती का बोझ कम करो। तो उसका कारण क्या है, नहीं पहले 100-100 साल लोग जिया करते थे, आज भी गांव वगैरह में देखो कुछ लोग हैं क्या चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं, ठीक है। और अपनी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी कि हम मरने नहीं देना चाहते हैं उनको, बूढ़ों को, लेकिन जवानों को नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि जवान क्या है, 100% यूरिया खाद वाला खा के आ रहा है, दूध भी मार्केट में मिलावटी हो गया यूरिया खाद से। तो कहने का मतलब आप कुछ भी प्योरिटी आपको नहीं मिल रही। तो जब तक हम अपने साइंस का इस्तेमाल इस पर नहीं करेंगे कि हम वापस फिर से अपने उसी प्रणाली पर जाएं जहां से हेल्दी फ्रूट मिलता था, हेल्दी फूड मिलता था, फूड ग्रेन हेल्दी मिलते थे हमको, तब तक हम अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा नहीं सकते।
और ऐसे ही होता रहेगा, कभी किसी को स्ट्रोक आ जाएगा, कभी किसी का लीवर डैमेज हो जा रहा है, किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये सारी चीजें पहले भी तो लोग जिया करते थे और अच्छा जीते थे, लेकिन आज की स्थिति में क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर हमने कहा भैया बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट यूज करो, तो हो सकता है वो थोड़ा महंगा भी मिले और यहाँ मिले भी ना, हो सकता है उसकी जो वॉशिंग कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, चमकते रहना, रिन सफेदी चाहते हैं। तो रिन का इस्तेमाल करोगे तो ड्रॉबैक तो आने ही आने हैं। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप अपने से कंप्रोमाइज करो और या तो फैशन से कंप्रोमाइज करो। तो आइए चलते हैं बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के बारे में थोड़ी सी बातें सीखते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो लिखेंगे आप बेटा, मोस्ट डिटर्जेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी लगातार इस पर काम कर रही है। मोस्ट डिटर्जेंट टुडे आर बायोडिग्रेडेबल। मोस्ट डिटर्जेंट टुडे आर बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। Full stop. This means that they can be metabolized, metabolized, metabolized by microorganism in a sewage, सीवेज जानते हैं ना, सीवेज, SEWAGE, सीवेज डिस्पोजल प्लांट, सीवेज डिस्पोजल प्लांट and not be released into environment. Full stop. The alkyl chain of such detergents, the alkyl chain of such detergents must be unbranched, यानी शाखाएं कम लगी हो उस पर, must be unbranched. फॉर एग्जाम्पल एक बना लो इसमें बायोडिग्रेडेबल के लिए, जैसे मान लीजिए आपका ये है CH3 CH2 का 15, देखो कहीं कोई ब्रांच नहीं, यहां एक छोटी सी ब्रांच मैंने लगाया और ये देखो ऐसे लिया और यहां SO3 Ne कर दिया प्लस माइनस। तो ये आपका एक क्या हो गया भाई, ये आपका एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। इज इट क्लियर? और इस तरीके से ये बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट अपना काम करने के बाद जब अपने सीवेज डिस्पोजल प्लांट में जाएगा तो वहां ये डिग्रेड हो जाता है बाय मीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिटर्जेंट से पॉल्यूट होने से बच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इंडस्ट्रीज हैं और अपनी गवर्नमेंट जो है उस पर भी काम करती रहती है कि हमारा इन्वायरमेंटल इशू ना बनने पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कर दे। अभी देखो एक कोरोना आया है, कहीं से भी आया हो, बवाल मचा के रखा हुआ है।
पूरी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ये सब क्या है? नेचर से खिलवाड़। निश्चित तौर पर जैसे कहते नहीं कि चीन के वुहान, वहां पे क्या हुआ, ये प्रिपेयर किया गया है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठा है, बट आपका जनरेट तो हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल और पूरी दुनिया को त्राहिमाम करा दिया है। तो अगर हम लोग नेचर से इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि प्रकृति हमें क्या कह देगी कि इंसान अब तू इस धरती पर रहने लायक नहीं है, तेरा बहुत हो गया, अब तू जा। और उसके बाद फिर से इवोल्यूशन चलेगा, फिर से छोटी सेल बनेगी, फिर से इवोल्यूशन जारी रहेगा, फिर हो सकता है कोई आए, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग क्या हैं? होमो सैपियंस फ्यूचरलिस्ट हैं, यानी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले के लोगों की देखो, महाराणा प्रताप की हाइट वगैरह क्या होती थी? बहुत ज्यादा थी। अब क्या है? अब देखो इतने बड़े बड़े से आ रहे हैं, ठीक है? तो हाइट कम हो जा रही, लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि उसका सीधा सा कारण है क्योंकि हम नेचर में, नेचर के साथ नहीं चलना चाहते, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक केमिस्ट्री के आपके इसीलिए इन्वायरमेंटल इशू वाले पढ़ाए जाते हैं कि बच्चा अगर पढ़ करके अपने समाज में जाए तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों को भी समझाए कि देख भैया ऐसा मत कर, अगर ऐसा तू करेगा तो तू तो नहीं भोगेगा, लेकिन तेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नस्लें हैं, वो इसका दुष्परिणाम जरूर भोगेंगी। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है? प्रकृति की तरफ लौटना है, नेचर के साथ चलना है। अगर नेचर के साथ हम लोग नहीं चल पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक समय के बाद प्रॉब्लम आनी ही आनी। इज इट क्लियर? सबको कैद कर दिया। हम लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं। सोचिए क्या जमाना आ गया है, कितनी समस्याएं आ गई। तो इस तरीके से बेटा आपका फैट ऑयल डिटर्जेंट, ये जो टॉपिक था इसको मैंने बाइंड अप कर दिया, समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपकी होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, सिंथेटिक पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर के बाद डाइज पढ़ेंगे। ये 2 यूनिट जैसे खत्म होगी, आप मान लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% आपकी खत्म हो चुकी है। 2 यूनिट की बात और है, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका यहाँ से हो जाता है। फिर उसके बाद में सल्फर कंटेनिंग और ये सब फलाना ढमका थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग देखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक वगैरह का, वहाँ भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट मेजर पोर्शन आपका ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर आप पहले से जानते हो, इससे परिचित हैं आप, पॉलीमर क्या होता है। लिखिए आप, द टर्म पॉलीमर यूज्ड टू describe the very large molecule, that is made up of many small repeating units, फुल स्टॉप है। हाँ तो ऐसे जैसे कल लेके आओ हैं हैं। ठीक है, हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि कई रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं। आगे लिखो, दीज रिपीटिंग यूनिट्स आर नोन एज मोनोमर्स। इसको अपन मोनोमर बोलते हैं। देखिए पूरी पॉलीमर केमिस्ट्री में
हम लोग इसे देखेंगे। जैसे ये हो गया बेटा, देखो मोनोमर, इसके मैंने एन लिया, ये हो जाएगा मोनोमर अगेन, और यहां एन कर दोगे तो इसे अपन क्या बोलेंगे, याद करो, पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल देखो मैं दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका भैया का है, इथाइलिन है, पॉलीमराइज हुआ, क्या बना लेगा, देखो एन, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पॉली इथाइलिन, पॉलीथीन पॉली इथाइलिन, समझ रहे होंगे आप। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चा लोग? आगे लिखेंगे थोड़ी सी कहानी इसकी, और थोड़ी सी कहानी बढ़ाएं, कहानी में मजा आता है। आगे लिखेंगे पॉलीमर, पॉलीमर केमिस्ट्री is a very important branch of chemistry, in which we deals about formation of different polymer, full stop. These may be natural और सिंथेटिक, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, फुल स्टॉप। आगे इसी में लिखिएगा नेचुरल रबर also will be a polymer and obtained from plant. Full stop. नए लाइन से, पॉलीमर can be divided generally into two types, डैश करके, कंडेंसेशन पॉलीमर, नाम से क्लियर है मैकेनिज्म कौन सी इन्वॉल्व होगी भैया, कंडेंसेशन वाली, कंडेंसेशन पॉलीमर एज वेल एज एडिशन पॉलीमर, फुल स्टॉप। कंडेंसेशन पॉलीमर formed by condensation between monomer
कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर with elimination of with elimination of small molecule with elimination of small molecule like alcohol as well as water and so on, या ETC कर लो, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल इनके कंडेंसेशन पर रिलीज भी होंगे। फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस द फार्मूला मास ऑफ ड्यू टू दिस the formula mass of resulting polymer is not equals to multiple of फार्मूला मास ऑफ मोनोमर, यानी जितने मोनोमर हैं उसके फार्मूला मास को मल्टीप्लाई करो उसके नंबर से, तो उतना आना चाहिए था पॉलीमर का भी, बट उतना आता नहीं है। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि आप स्मॉल मॉलिक्यूल निकाल भी तो रहे हो भैया, तो जो निकलेगा उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग जो बनना चाहिए था उससे सब्सट्रैक्ट करके आएगा। यानी कहने का मतलब जैसे आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो, पेप्टाइड में डाई पेप्टाइड होता था तो क्या उसका फार्मूला मास एग्जैक्ट अमीनो एसिड के फार्मूला मास को 2 से गुणा करके आ रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि डाई पेप्टाइड आप बोलते हो तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता था और वहां पर एक H2O मॉलिक्यूल क्या होता था? रिलीज हो जाता था। तो जब यह एक H2O मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक अमीनो एसिड का फार्मूला मास मान लो m दिया है तो दोनों आपस में जुड़े हैं तो 2m होगा, बट 2m एग्जैक्ट नहीं होता, तो 2m माइनस क्या करते थे अपन? H2O का लॉस कर देते थे, यानी 18, 2m माइनस 18, तो जो रिलीज हुआ उसका फार्मूला मास यहां से माइनस हुआ। तो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है बेटा। इसके बाद आगे लिखेंगे, पैरा चेंज कर लो, एडिशन पॉलीमर involve a particular mechanism in which we get चेन ग्रोथ पॉलीमर, जहां पर चेन बढ़ती चली जाती है, चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आज के लेक्चर में मैं यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पैर में खड़े होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे बेटा। ओके, किसी कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता है इसमें से? सर आपने जो पॉलीहाइड्रोजन की वहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, इसके ऊपर आपने सिर्फ कॉमन लगाया है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन लगी नहीं है। भैया आपकी आवाज नहीं क्लियर है उपाध्याय जी।
व्हाट कैन आई डू? सर सर आपने जो रिएक्शन लिखी हुई है पॉलीइथाइलिन के ऊपर, उसमें आपने इथाइलिन के बाद में सिर्फ कॉमा लगाया है एरो पे, और ऊपर वाली रिएक्शन अरे वो कंडीशन है यार, कोई कंडीशन है भैया, भावनाओं को समझो लल्ला। ये कंडीशन है, जब आप इसकी डिटेल मैकेनिज्म पढ़ोगे तो इस पर कुछ आएगा ना भाई, देवियों सज्जनों। तो वही मैंने उसकी कंडीशन पूछी थी। अरे कंडीशन बहुत पढ़ाऊंगा, काहे परेशान हो, आगे बहुत मिलेगी सब। ठीक है, यहाँ कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इनिशिएटर हो सकता है, सारी चीजें आएंगी, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। और बोलो कुछ, और बोलो कुछ। इज इट क्लियर? बोलो भाई, अब तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में शेड्यूल के अकॉर्डिंग। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, वो वही प्रॉब्लम की वजह से, तो अगले दिन मिलते हैं। अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा, अदरवाइज मैं अपने रूटीन से लूंगा जैसे लेता हूं। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।